हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स विद स्काई सर में स्वागत है। आज प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे आवेशों के संतुलन स्थिति के बारे में और कुछ अच्छे से इस पर न्यूमेरिकल जो आते हैं, ठीक है, जो हायर लेवल एग्ज़ाम में आते हैं और सीबीएसई बोर्ड भी आपको पूछती रहती है इस क्वेश्चन को। तो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज यानी संतुलन अवस्था। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु को जब हम संतुलित करते हैं बलों के द्वारा, तो नेट बल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक। यानी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन all the forces will be 0, the resultant of all forces will be 0। तो देखते हैं, जैसे सब मान लीजिए आप लोग, आपके पास एक वस्तु है और इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और इस डायरेक्शन से हम इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो मैं आपसे पूछूं बेटा, ये वस्तु किस अवस्था में है? क्या ये गति कर रही है कि रुकी हुई है? गति कर रही है, इसका मतलब अनस्टेबल, और अगर रुकी हुई है तो इसका मतलब स्टेबल हो गया। तो ये स्टेबल स्टेट में है कि अनस्टेबल स्टेट में है? तो आप कह सकते हो सर, परिणामी बल जो आ रहा है, इसका परिणामी बल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 0। जो नेट फोर्स आ रहा है इसका कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए ये वस्तु किस में है? संतुलन अवस्था में। यानी किसी भी वस्तु को अगर हम बल द्वारा संतुलित करते हैं तो उन सभी बलों का परिणामी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आप ये समझ सकते हो। और अगर 2 बल लग रहे हों तो याद रखिए कि वो दोनों बल की दिशा विपरीत होनी चाहिए। कभी भी अगर इसी एक वस्तु पर 2 बल लग रहे हों और दोनों बल एक ही दिशा में होंगे तो वस्तु कभी स्टेबल स्टेट में नहीं आएगी। जब तक इसका फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन से ज़्यादा लग रहा है, जो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उससे ज़्यादा लगेगा तो ये मोशन करेगी, ठीक। तो अगर इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वस्तु हमारा मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, यानी गति कर रही है, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल स्टेट में नहीं है, यानी संतुलन अवस्था में नहीं है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कोई भी चार्ज स्टेबल स्टेट में कब होता है, कब नहीं होता है, कितनी स्थितियां हो सकती हैं, कैसे कैसे होता है, और इस पर से क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ को भी एक्सप्लेन किया था और उसके अच्छे न्यूमेरिकल भी मैंने एक्सप्लेन किए थे। इसमें देखिए, जब 2 आवेश को स्थिर कर दिया जाए, ये आपका पॉइंट है। जब दोनों आवेश क्या हो बेटा? स्थिर कर दिए जाएं, यानी हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक, Q, और इस R दूरी पर कोई दूसरा चार्ज है 4Q, ठीक। अब ये दोनों फिक्स हैं, इसको मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है, और इसको भी मैंने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। यानी इन दोनों को मैंने फिक्स कर दिया, ये गति नहीं कर रहे हैं, यानी इनको किसी चीज़ से हमने बांध कर रख दिया है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा चार्ज हम लेके आते हैं, कैपिटल Q। अब हम बात करते हैं कि जब दोनों चार्ज स्थिर हैं और कोई किसी तीसरे चार्ज को Q को लेके आते हैं, तो क्या ये स्थिर स्थिति में है कि गति कर रहा है? तो अगर हम कहते हैं कि ये स्थिर स्थिति में है, यानी फिक्स्ड है, ये स्टेबल स्टेट में आता है, यानी संतुलन अवस्था में हो। संतुलन अवस्था में प्यारे बच्चों तभी हो सकता है जब इसके ऊपर इसके कारण बल किधर लगेगा?
प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके कारण इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं और दोनों बलों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये संतुलन अवस्था में हो सकता है। अगर हम लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए ये एक्स पोजीशन पर स्टेबल स्टेट में आ जाता है, तो कहा जाता है कि इसकी डिस्टेंस बताइए कितने डिस्टेंस पे ये स्टेबल स्टेट में हो सकता है। ठीक, और ये केस कब है, क्योंकि दो केसेस हो सकते हैं, एक तो आपका वर्टिकली लाइन पे हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, दोनों जॉइनिंग लाइन पे हो गया है। तो केस हो गया जब दो स्थिर आवेश हो। तो इसमें पहला पॉइंट है दोनों आवेशों के मिलन रेखा पर तीसरा आवेश Q स्थित हो, Q संतुलन अवस्था में हो। संतुलन अवस्था में हो। ठीक, यानी ये केस बताई जा रही है कि ये दो आवेश थे, इनके बीच की दूरी कितनी ली गई है प्यारे बच्चों, तो इनके बीच की दूरी ली गई है r, और Q आवेश से x दूरी पर कोई हमने तीसरा आवेश लिया है कैपिटल Q, और ये स्थिर अवस्था में है। तो कहा जा रहा है कि इसकी स्थिति बताइए क्या हो सकती है। ठीक, तो इसकी स्थिति देखिए, ये आवेश तभी स्थिर हो सकता है जब इसके कारण बल जो लग रहा है और इसके कारण बल दोनों के परिणामी क्या हो, सेम हो, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता है। तो बाई कूलॉम्स लॉ अगर ये फोर्स कितना लग रहा है Q के कारण Q पर विद्युत बल, तो आप कहेंगे F2, हमने क्या ले लिया है F2, मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, डायरेक्शन तो हमने दिखा रखा है, तो आप कहेंगे K Q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक, अब इसी स्थिति को देखा जाए 4Q आवेश के कारण Q पर विद्युत बल, तो वो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे F2 इक्वल टू K 4Q कैपिटल Q, और बताइए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल ये r है, ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी r माइनस एक्स। ठीक, r माइनस एक्स हो जाएगी, तो ये कहा जाएगा आपका r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चा संतुलन अवस्था में देखें, Q के संतुलन अवस्था में मॉड ऑफ F2 इक्वल टू मॉड ऑफ F1, दोनों के मॉड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है हमारे पास। ठीक, अब हम देखते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो क्या मिलता है, K Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर Q 4Q कैपिटल Q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये पूरा का पूरा पोर्शन कट जाएगा, अंडर रूट ले जाओगे तो बचेगा 1/x इक्वल टू 2r माइनस एक्स, ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा।
अगर हम इसको चेंज कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी r/3। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, x की वैल्यू आ जाएगी r/3, यानी r/3 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर Q और यहाँ 4Q किया हूँ, यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 कूलम, 3, 4, यानी जो भी संतुलन स्थिति में आ रहा है वहाँ पर उस आवेश के परिणाम पर मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी Q का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ पर कोई भी आवेश रख सकते हैं तो वो संतुलन स्थिति में आएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर 5 कूलम रख दिए तो आ गया है और 10 कूलम रखे तो नहीं होगा, उस स्थिति पर वही चीज़ आएगा। कोई भी आवेश रख देंगे आप इस सिचुएशन पर, r/3 पर कोई भी चार्ज होगा आपका, वो आपका संतुलन अवस्था में होगा। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर नेगेटिव रहा तो, अभी तो हमने पॉजिटिव रखा था, अब हम नेगेटिव चार्ज रख के देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको आकर्षित करेगा, यानी F2 इधर वर्क हो जाएगा, ये इसको आकर्षित करेगा, यानी F1 इधर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखें केवल डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड के यानी इन बलों के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर साइन को रख देते हैं, यानी इस स्थिति में अगर हम माइनस ले लें चाहे प्लस ले लें, कोई भी आवेश रख दें तो x/3 पर वो आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी गति नहीं करेगा ऐसे। अच्छा, एक चीज बताइए प्यारे बच्चों, अगर हमने इनको फिक्स किया, ये फिक्स हो गया है। ठीक, जितना फोर्स इसने इसके ऊपर अप्लाई किया है, क्या उतने फोर्स इसने इसके ऊपर भी अप्लाई किया है? अगर इसने प्लस था, ये F1 था, ये F2 था आपका, इसने इसको प्रतिकर्षित किया तो ये भी तो इसको प्रतिकर्षित कर रहा होगा, यानी F2 इधर लग रहा होगा। ठीक, अच्छा, जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा उतने फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा, इन दोनों की। इस तरह देखिए यहाँ पर भी संतुलन स्थिति आ सकती है, इसके इस चार्ज के लिए भी और इस चार्ज के लिए भी आ सकती है। तो ये तीनों चार्ज आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में, अगर दो चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिक अपना इक्विलिब्रियम स्टेट बना लेता है। ठीक है, तो ये था आपका इस लाइन के ऊपर, इसको नोट कर लें। फिर आगे हम बताते हैं आपको वर्टिकली लाइन पर कैसे होंगे। मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। गाना ना गाते हैं आप लोग भाई, सिंगिंग क्या करो, ठीक है, अच्छा रहता है, मन को शांति मिलती है। हाँ, मन को ही शांति मिलेगी, तुमको थोड़ी ना मिलेगी शांति। पता लगे शांति ढूंढने चले जाओ, गांव वाले बहुत मारेंगे। आगे देखिए बेटा, केस आप ले सकते हैं। अगर हम केस 2 पे डिस्कस कर ले इसके, वो केस फर्स्ट मान लीजिए। तो ये कोई चार्ज था हमारा Q, और ये डिस्टेंस हो गई हमारी 4Q, यहाँ से डिस्टेंस हो गई थी हमारी R, और इस पोजीशन पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x, यानी x डिस्टेंस पर कोई वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिया। अब प्यारे बच्चों, कोई चार्ज हम यहाँ पर रखते, ये फिक्स है, इसको फिक्स कर दिया गया है, ये भी फिक्स्ड है। ठीक, ये भी फिक्स्ड कर देते हैं, ये भी फिक्स्ड कर देते हैं। ठीक, यानी ये दोनों स्थिर आवेश हो गए, रुके हुए हैं। और यहां पर हम कोई थर्ड चार्ज रखते हैं Q, कैपिटल Q।
अब प्यारे बच्चों देखिए, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, यानी हम ऐसे बना सकते हैं, इधर को फोर्स लग, इसके कारण किधर फोर्स लग रहा होगा, तो आपको ऐसे सर इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये था हमारा कैपिटल Q। अब प्यारे बच्चों देखें कि अगर किसी वस्तु पर दो फोर्स लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट तो ऐसे ही जाता है, इनके बीच से ही जाएगा। अगर ये डिस्टेंस जितनी भी होगी और ये डिस्टेंस जितनी भी होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस को r ले लें या x ले लें, कुछ भी ले लें, y ले लें, तो ये डिस्टेंस हमको पता है कितनी हो सकती है, ये x है, ये r माइनस x है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अलग की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं तो इसके हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये सपोज कर लीजिए फोर्स F2 है, ये फोर्स F1 है। अब F2 के कितने कंपोनेंट होने वाले हैं, तो आप कहेंगे F2 के दो कंपोनेंट वाले हैं, यानी F2 ये कोण एंगल अगर आप थीटा मान लेते हैं, ये एंगल अगर आप थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो देखिए एक्सक्यूज मी, एक मिनट बेटा, अगर ये थीटा थीटा हुआ तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस लाइन और इस लाइन के बीच में थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये भी एंगल थीटा बन जाएगा। अगर ये थीटा हो जाए, ये थीटा 1 ले लो तो ये भी थीटा 1 हो जाएगा, अलग एंगल भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो अब इसका जो कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा कितना, F2 cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा F2 sin थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट, इसका सॉल्यूशन तो निकाल लिया हमने, ऐसे निकालेंगे इस डायरेक्शन में F1 sin थीटा 1 या डैश कर दो, जो भी एंगल हो, और इस डायरेक्शन में निकालेंगे क्या हम, F1 cos थीटा डैश। अब प्यारे बच्चों देखें कि इस फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब इस पे देखिए, इस चार्ज पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दो फोर्स ऊपर की ओर लग रहे हैं। तो ये दोनों अगर देखें तो ये दोनों अपोजिट हैं, यानी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं भी जाएगा तो इस साइड में ही निकल के आएगा। अगर आप मैग्नीट्यूड अगर वाले सेम नहीं है, ये ज़्यादा है ये कम है, अगर हम कहें F1 cos थीटा डैश इज ग्रेटर देन F2 cos थीटा, तो बेटा इन दोनों को सेपरेट करेंगे, यानी डायरेक्शन इधर आ जाएगा घटाएंगे तो, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो रिजल्टेंट कहीं इधर आ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है, उस हिसाब से इसका, यानी टोटल चार्ज इस अप साइड में ही मूव करेगा, चाहे इधर मूव करे, चाहे ऊपर मूव करे, चाहे इस साइड में, यानी चार्ज हमेशा यहां से लेकर यहां तक कहीं भी मूव कर सकता है, यानी स्टेबल स्टेट नहीं आने वाली। सेम सिचुएशन अगर यहां रख देते हैं तो नहीं आ सकती, यानी अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच के लंबवत रेखा पर, उनके बीच कहीं भी लंबवत रेखा पर कोई भी धन आवेश संतुलन स्थिति में नहीं हो सकता, संतुलन स्थिति में नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, ये फिक्स है, ये फिक्स, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। चलो अब नेगेटिव रख कर देखते हैं। अगर हम नेगेटिव रख कर देखते हैं प्यारे बच्चों तो क्या मिलता है, केस थर्ड। अगर हम कहें ये हमारे पास चार्ज है 4Q, ये पास Q, ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, और यहां पर एक चार्ज रख दिया हमने -Q, ठीक, और ये चार्ज आपका हो गया आपका 4Q।
इनकी डिस्टेंस हो गई r। अब प्यारे बच्चों बताइए क्या ये स्टेबल कंडीशन में आ सकता है? एक होता है आपका अस्थाई संतुलन, एक होता है अस्थाई संतुलन। ठीक है, अस्थाई संतुलन और अस्थाई संतुलन होता है, ठीक, स्टेबल और अनस्टेबल। ये क्या स्टेबल आ जाएगा? अगर इसको टच करेंगे क्या ये दोबारा घूम के वहीं आ सकता है? चेक करते हैं। अगर हम इस पे देखते हैं तो इसका फोर्स किस कंडीशन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका फोर्स देखते हैं, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। यानी यही तो आने की कोशिश कर रहा है मिडिल में। जैसे मैंने बताया था कि दो चार्जेस थे 4Q और Q, और इसके बीच में हमने प्लस चार्ज रखा था Q। ठीक, तो इस चार्ज पर इसके कारण एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको टच भी कर दें, इसको पुश करें, तो ये सपोज कर लो यहाँ पे आ जाता है, तो ये वाला बल जो होगा क्या हो जाएगा? ये वाला बढ़ जाएगा और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इधर ही तो मूव करेगा, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर देगा। और जब ये यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ ला के रख देते हैं, तो जब यहाँ ला के रखते हैं तो देखते हैं क्या है बेटा कि ये वाला बल जो हो ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला बल आपका कम हो जाएगा इसके कारण। तो ये हमेशा किधर मोशन करेगा? यानी ये हमेशा स्टेबल स्टेट को ढूंढने की कोशिश करता था। ठीक, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, जब दोनों चार्जेस को फिक्स कर देते तो उनके बीच में चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों चार्ज ही हमेशा अपना क्या करते थे? स्टेबल स्टेट ढूंढते थे। हमेशा वो उधर मोशन करते थे जिधर मोशन करेंगे जिधर उनका स्टेबल स्टेट आ जाता था, जिधर वो संतुलन स्थिति में आ सकते हैं, अस्थायी संतुलन में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो ये किधर मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में। अगर -Q को यहाँ रख देते हैं तो इधर फोर्स हो रहा, इधर फोर्स हो रहा, कंपोनेंट निकालोगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। फिर देखिए ये किधर मोशन करेगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हमेशा वो कहाँ आने की कोशिश कर रहा है? अपने स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है। यानी दो आवेश अगर फिक्स कर दिए जाते हैं और उसके बीच में अगर हम माइनस कोई चार्ज रखते हैं तो हमेशा आपका कहाँ आने की कोशिश करेगा? अपने स्टेबल स्टेट में, यानी अस्थायी संतुलन में आने की कोशिश करेगा। अगर हम उसको थोड़ा टच भी कर देंगे ना तो वो आ जाएगा। अच्छा मैं ऐसे कर दूँ तो कौन सा वो लॉस करेगा? यहाँ पर ऑक्सीलेशन होने लगेगा। यहाँ पर अगर टच कर देंगे तब भी क्या होगा? ऑक्सीलेशन होने लगेगा, यानी सरल आवर्त गति होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमको संतुलन स्थिति प्राप्त हो सकती है। ये केसेस हो गया। यानी याद रखें आप लोग कि नोट कर सकते हैं जो पॉइंट हमारा कह रहा है। पहला पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि अगर दो आवेश हैं और धनात्मक हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दो आवेश हैं, धनात्मक हैं और उनके बीच में उनको मिलाने वाली रेखा पर अगर कोई भी धन आवेश या फिर माइनस आवेश रख दें तो वो हमेशा कहाँ? ये दोनों फिक्स होने चाहिए, ये दोनों फिक्स होने चाहिए। तो वो ये दोनों आवेश हमेशा अपना अस्थायी संतुलन ढूंढते हैं। ठीक, अगर दो प्लस आवेश पहले से ही स्थिर हैं और उनको मिलाने वाली रेखा के ऊपर हम कोई भी चाहे प्लस या माइनस आवेश रख दें तो ये दोनों आवेश अस्थायी संतुलन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, दूसरा केस आप बता सकते हो कि अगर दो आवेश हैं बेटा, ठीक, दोनों प्लस हैं और इनके बीच मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर लंबवत ले लें और वहाँ पर कोई धन आवेश रख दें तो वो कभी भी आपका अस्थायी संतुलन नहीं कर सकता है, वो हमेशा आउट चला जाता है, यानी बाहर चला जाएगा। इस केस में अस्थायी, यहाँ पर अस्थायी संतुलन। ठीक है, यहाँ पर अस्थायी संतुलन। ठीक, ये दोनों केस बताया। अगर हम थर्ड केस देखें बेटा, इसमें
तो हमने बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, दोनों ही प्लस हैं, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, और इनको मिलाने वाली कोई रेखा है, यहाँ पर हम कोई माइनस चार्ज रख देते हैं, माइनस चार्ज, तो बेटा ये अस्थाई संतुलन होता है। क्या होता है? अस्थाई संतुलन, यानी स्टेबल स्टेट यहाँ रहेगा, यहाँ पर अनस्टेबल रहेगा, यहाँ स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि अब दो पॉजिटिव चार्ज को फिक्स करते हैं तब केसेस हमारे सामने आती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब दो विपरीत आवेशों को यानी अपोजिट चार्ज को हम फिक्स करते हैं, जब हम दो, अब आता है जब दो विपरीत आवेश स्थिर हो तब संतुलन स्थिति, संतुलन अस्थाई या अस्थाई संतुलन स्थिति। ठीक, अस्थाई या अस्थाई संतुलन स्थिति के बारे में देखते हैं। यानी हमारे पास कोई चार्ज है बेटा, ये ले लीजिए आप Q, और ये हमारा चार्ज हो गया आपका -4Q। एक Q हो गया, 4Q हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस ले ली हमने R। मैं कह रहा हूं कि कोई Q तीसरा आवेश है, कोई आवेश Q है, वो संतुलन स्थिति कहां प्राप्त कर सकता है? पहला है A के पास, Q के पास, दूसरा ऑप्शन -Q के पास, तीसरा ऑप्शन इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ कहीं भी। यानी मैं लिख देता हूँ, पहली या इधर मिल सकता है संतुलन स्थिति कि इसकी संतुलन अस्थाई संतुलन स्थिति यहाँ मिल सकती है कि इसके बीच में मिल सकती है, या फिर आप कह सकते हो तीनों स्थितियों पर प्राप्त कर सकता है ये। ठीक, क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए। अगर हम Q को यहाँ रखते हैं, अगर हमने Q को पहली केस पे रख दिया कि चलिए मान लीजिए Q को हम यहाँ रख देते हैं, तो बेटा यह प्लस, ये भी प्लस प्रतिकर्षण लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके कारण क्या है, प्लस है और माइनस है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, ओके, दूसरे केस पे रख देती है, यहां पर रखते हैं, इसके कारण तो प्रतिकर्षण हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण आकर्षण लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों, यहां पर दोनों बल क्या हैं, विपरीत हैं। यहां पर दोनों बलों की दिशाएं क्या है, एक ही दिशा में है। और यहां पर इस सिचुएशन पे देख लीजिए, यहां पर अगर Q होता है तो इसके कारण आकर्षण हो जाता, इसके कारण क्या हो जाता, प्रतिकर्षण हो जाता। तो यहां पर भी विपरीत लग रहे हैं। बेटा संतुलन की स्थिति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जहां पर दो बल विपरीत लग रहे हों, यानी ठीक है, तो वहां पर प्राप्त करने के जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी सबसे ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है नहीं, यानी इन दोनों के बीच में कहीं भी ये आवेश संतुलन स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। चलो -Q ले लेते हैं, एक बार -Q करके देखते हैं। अगर हमने -Q ले लिया बेटा, तो इसके कारण क्या लगने वाला, आकर्षण, इसके कारण प्रतिकर्षण। वेरी गुड, हो सकता है। यहाँ पर ले लेते हैं -Q, तो बेटा इसके कारण होगा प्रतिकर्षण, इसके कारण होगा आकर्षण, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। यहाँ पर अगर माइनस ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके कारण क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण, इसके द्वारा आकर्षण लग रहा है, इसके द्वारा प्रतिकर्षण लग रहा है। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी अगर दो विपरीत आवेश हैं तो उनके बीच में कोई भी, चाहे धन हो और चाहे ऋण आवेश हो, कोई भी आवेश की अस्थाई संतुलन स्थिति हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी अस्थाई संतुलन की स्थिति हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या यहाँ प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ प्राप्त कर सकते हैं? चलिए मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए प्लस चार्ज है,
चलिए मान लीजिए ये प्लस चार्ज है। इस स्थिति पे देखते हैं क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और कि नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, अगर ये दूरी यहाँ से x ले ली जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे r प्लस एक्स, यही तो हो जाएगी। चलिए Q पर Q के कारण विद्युत बल कितना हो सकता है? F। इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल F1 निकालिए। तो K Q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन की नहीं। अब Q पर -4Q के कारण, इसके कारण इस पे निकालते हैं। कैसा बल लगेगा बेटा? आकर्षण लगेगा। कितना लगेगा? कि 4Q अपॉन R प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये संतुलन स्थिति तभी प्राप्त कर सकता है जब दोनों बल क्या हो? बराबर हो। तो संतुलन स्थिति में देखें, संतुलन की स्थिति में अगर हम संतुलन की स्थिति में देखते हैं तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2। दोनों के परिणामी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों के परिणामी इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू को पुट कर दीजिए K Q बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या हो जा रहा है? K Q 4 Q कैपिटल Q बाई एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल आउट। R1 बाई आर इक्वल टू क्या आ जा रहा है? यानी 2 एक्स प्लस आर आ जा रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जगह 2x इक्वल टू एक्स प्लस आर। इधर ले आइए, x इक्वल टू क्या आ जा रहा है? r। यानी x इक्वल टू किस पे आ रहा है बेटा? r पे आ जा रहा है। यानी जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पर हमको संतुलन स्थिति प्राप्त कर ली जा रही है। चलो इस स्थिति में देख लेते हैं। यहाँ से डिस्टेंस y ले लो, यहाँ से डिस्टेंस y ले लो। इस स्थिति में देखें, यानी इस पर तो मिल गया, चर्चा इस पे कर लेते हैं। क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? क्या इस तरफ भी संतुलन अवस्था, अस्थायी संतुलन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसको पॉइंट ए कर लीजिएगा, इसको पॉइंट बी कर लीजिए। पॉइंट ए पर देखें, ठीक है, ये हो गया बिंदु ए पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बिंदु बी पर। बिंदु बी पर देखते हैं बेटा। अगर बिंदु बी पे देखते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? बोर तो नहीं हो रहा तुम लोग? हाँ, देख लेना, कोई टॉपिक अच्छा सा है। तो वही चीज हो गई Q के कारण। अब अगर Q के कारण देखते हैं डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R प्लस वाई। तो हम लिख सकते हैं F1 K Q कैपिटल Q बाई R प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम लिखें -4Q के कारण, इस पे कितना फोर्स लगने वाला है? तो इसके कारण इस पे कितना फोर्स लगने वाला है? तो हम लिखेंगे F2 के 4Q बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? वाई स्क्वायर। अब संतुलन स्थिति देखते हैं। संतुलन स्थिति में देखते हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए। F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। तो अगर देखते हैं भाई K
क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, के 4q कैपिटल क्यू बाई वाई का होल स्क्वायर। बोथ आर ऑल टर्म्स कैंसिल आउट। ये आ गया 4/y स्क्वायर। क्या ये सब पॉसिबिलिटी है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए। अगर हम x इक्वल टू 2 कर दें, y इक्वल टू 1 कर देते हैं, देखो इक्वल आता है कि नहीं आता है? भाई कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। करके देखें। अगर यहाँ पर रखते हैं तो 1 1 2 यानी 1/9 आ जा रहा है ये टर्म। ठीक, ये टर्म कितना आ जा रहा है? तो यहाँ रखिए 4 और 1 नॉट इक्वल टू आ रहा भाई, नॉट इक्वल टू आ रहा। बात कहने की बात क्या है बेटा कि यहाँ का हर जो है वो बड़ा है, ये हर क्या है, छोटा है। और यहाँ का अंश छोटा है तो यहाँ का अंश जो है वो बड़ा है। ये कभी भी दो भिन्नात्मक संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँ आपसे x अपॉन वाई और आपका a अपॉन बी, मैं कहता हूँ x इज ग्रेटर देन a, ठीक, और ये बोलता हूँ कि b y इज ग्रेटर देन लेस देन a, b कर दिया मैंने, कंडीशन ये कर दी मैंने। यहाँ ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों संख्याएं, ये दोनों अनुपात कभी बराबर हो जाएं। आप खुद सोचिए 4/5 और 5/4 ये कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकता भाई। अब करेंगे कैसे बराबर? इक्वल कभी नहीं आ सकते हैं दोनों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पर 4। जब ये बड़ा है क्योंकि y में कुछ जुड़ रहा है इसलिए इससे बड़ा हो गया है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये स्थिति कभी पॉसिबल नहीं है। अब इसको कैसे याद करेंगे आप लोग? तो समझने वाली बात हो गई कि संतुलन की स्थिति किधर आई। ये बड़ा है कि ये, चिन्हों को छोड़ दीजिए, चिन्ह को छोड़ के 4 बड़ा है कि q, तो q छोटा है, ये बड़ा है। यानी संतुलन की स्थिति किसके पास होगी? जो छोटा आवेश होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इस पे जरा क्वेश्चन लगा के देखते हैं थोड़ा सा। संतुलन की स्थिति इसके तरफ आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ला 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 ला। चलो प्यारे बच्चों देखते हैं। मैंने कंडीशन दी, ये दो चार्ज -4 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम, दो चार्ज 2 मीटर की दूरी पर हैं। मैं पूछता हूं कि कोई तीसरा आवेश, अगर मैं इनको फिक्स करता हूं, इनको फिक्स करता हूं, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया। मैं पूछता हूं कोई तीसरा आवेश है 5 कूलम का, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम का कोई आवेश है, उसकी संतुलन की स्थिति कहां हो सकती है? पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट ऑल। बताइए कहां हो सकते हैं? ठीक, ये 5 कूलम आवेश यहां पर संतुलित हो सकता है कि यहां हो सकता है कि यहां पे हो सकता है। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि यहां पे चार्ज कैसे हैं। तो पता चला दोनों चार्ज कैसे हैं, हमारे अपोजिट हैं, विपरीत हैं। अगर ये दोनों चार्ज विपरीत हैं तो किधर लाई करेंगे? ये छोटे साहब की तरफ। छोटा साहब कौन है? ये -4, यानी 4 छोटा है 8 बड़ा है। तो संतुलन की स्थिति कहाँ? तो संतुलन की स्थिति प्यारे बच्चों हो जाएगी -4 की ओर। समझ में आया? नहीं, एक और देखता हूं। देखो, +4 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम, और आपके पास है ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स कर देता हूं मैं।
ठीक है। और मैं पूछता हूँ कि 5 माइक्रो कूलम का आवेश कहाँ पे रखा जाए कि संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेगा। पहला पॉइंट A, 2, 3 की तरफ, चौथा पॉइंट सभी। तो बताएं किधर हो सकता है। तो आप सोचेंगे सर छोटा, इधर इधर ही हो सकता है ना। अरे मारेंगे तुम लोग को, बता दे रहे। अरे यहाँ पहले चेक करेंगे क्या है। हाँ प्लस है। क्या है? प्लस। और ये कैसा है? प्लस। अगर ये प्लस है तो इसकी स्थिति बेटा केवल और केवल इन दोनों के बीच में हो सकती है। ठीक। अगर -5 कर देता तो -5 कर देते सर, यहाँ पर भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ 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 कहीं भी आप बता सकते थे सर ये संतुलन की स्थिति हो सकती है। नहीं समझ में आया। तो ये था आपके स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से अच्छे। ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताइए प्यारे बच्चों, मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले कुछ आपके सामने प्रॉब्लम आएंगे, समस्या आ जाएंगी, तो उसको समझिए। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू बोलोगे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। मैं पूछूं tan 0 की वैल्यू तो आप कहोगे 0। फिर पूछूं साइन 0 की वैल्यू तो आप बोलोगे 0। कॉस 0 की वैल्यू आप बोलोगे 1। ये होता है कि नहीं होता? होता है ना। कैसे? इस पे प्रॉब्लम आने वाली है। मैं कहीं कहीं पर ऐसा बताऊंगा कि साइन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा। तो आप सोचेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, सॉरी टेन थीटा, ये तो कैसे हो सकता है? उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं, फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा मैक्सिमम टॉपिक में आपको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट के लिए होता है, जब ये कहा जाता है थीटा टेंस टू 0। जब थीटा टेंस टू 0 होगा तो हम ये केस अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बोलेंगे, और उसी सेंस में हम कॉस थीटा इक्वल टू क्या कर लेते हैं, यानी उस सिचुएशन में कॉस थीटा इक्वल टू हमारा 1 कहलाता है। नहीं समझ में आया? अगर ठीक, तो इस चीज को देखते हैं, एक बार समझा देते हैं ताकि प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ना आने पाए आप लोग को। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। अरे यार बोर मत होना तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बना 90, ये एंगल कितना बना थीटा। चलो बहुत बढ़िया, ABC। ठीक है, मैं पूछता हूँ साइन थीटा की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर ये x है, ये y है, ये z मान लो, तो आप बोलोगे सर x/z। वेरी गुड, हो गया। अच्छा बताओ मैं इस साइड को थोड़ा और नीचे लाऊं, थोड़ा और नीचे लाऊं, थोड़ा और नीचे लाऊं, थोड़ा और नीचे लाऊं, मतलब इस लाइन को मैं यूं ये ओवरलैप करा दिया। जब हम इसको इसी के ऊपर लाके रख देते हैं तो एंगल कितना 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं पूछता हूं x की वैल्यू कितनी हो गई? पहले x इतना था, अब तो उसी के ऊपर आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा मैं पूछूं z इक्वल टू क्या हो गया? तो आप कहोगे z इक्वल टू हो गया y। सिंपल। अब पूछो ना साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 इक्वल टू क्या होता है x/z। x कितना हो गया 0, z था आपका, वेरी गुड, यानी y के कोई मीनिंग नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। अब मैं पूछूं cos की वैल्यू बताओ, तो cos थीटा की यानी cos 0 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? अगर यहां से पूछा जाए तो आप कह देते y/z, और y की वैल्यू थीटा की केस में क्या हो गया y इक्वल टू z/z, दैट मीन्स 1। मैं पूछूं बेटा tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू कहा जाएगा x/y, x क्या हो गया 0, y रह गया, यानी 0। यानी थीटा जब आपका क्या हो, थीटा इक्वल टू अगर आपका 0 होता है तो प्यारे बच्चों
जो आपका एल्टीट्यूड होता है, लंब होता है, वो 0 होता है और कण आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी हाइपोटेनस और बेस क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। क्लियर हो गया, सिंपल केस। तो हम कह सकते हैं ना साइन थीटा, जब थीटा बहुत स्मॉल होगा, थीटा बहुत स्मॉल होगा तो लंब की वैल्यू क्या होगी, वेरी स्मॉल हो जाएगी, यानी इस x की वैल्यू भी क्या होगी, टेंस टू 0 ही तो होगी। अगर ये टेंस टू 0 होगी तो साइन थीटा भी टेंस टू क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम हो जाएगी। क्लियर। तो याद रखिए कभी भी अगर क्वेश्चन आता है टेन थीटा इक्वल टू टेंस टू 0 या स्मॉल बोला जाएगा, ठीक है, या स्मॉल या बहुत कम बोला जाएगा, उस केस के लिए साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लेने वाले हैं, टेन थीटा। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। अब 90 की बात कर रहे हो, चलो 90 बता देता हूं भाई। ये एंगल थीटा ए बी सी। अब ये प्यारे बच्चों पूछा जाए, ये x है, ये y है, ये z है, इसको मैंने फिक्स कर दिया ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, पैरेलल इसके मैंने लाइन ड्रा कर दी, इसके ऊपर नहीं जाना। चलो मैं पूछूं साइन थीटा इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर x अपॉन जेड। कॉस थीटा इक्वल टू तो आप कहोगे y अपॉन जेड। टेन थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे y अपॉन x अपॉन y। ये तो क्लियर है ना फिगर से, नालायको हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे ही हम इस साइड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यूं इतना कर दिया, ये हो गया। क्या इसमें कोई चेंजिंग आई, नहीं। कौन कम हो गया, आधार यानी बेस आपका कम हुआ, हाइपोटेनस कम हो गया, बट एल्टीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं। कौन इंक्रीज कर गया, एंगल, एंगल आपका इंक्रीज कर गया। सोचो यही चीज मैं यहां पर रख दूं, एंगल कितना हो गया, 90। अगर एंगल 90 हो गया तो ये शिफ्ट हो गया कहां पर, यहां पर। तो प्यारे बच्चों इस स्थिति में देखा जाए, जब थीटा क्या हो जाए, बिकम 90, व्हेन थीटा बिकम 90, व्हाट विल बी हैपन हियर मैन। तो बेटा यहां पर क्या होने वाला है, तो देखते हैं, जब ये 90 हो जाता है तो y की वैल्यू 0, x इक्वल टू जेड, क्योंकि ये जितना था, जेड जितना था वो क्या हो गया, x हो गया, ये हो जाएगा। अब यहां से बेटा साइन 90 की वैल्यू, तो साइन 90 जैसे थीटा बोला था x अपॉन जेड, x की वैल्यू कितनी, जेड, जेड बाई जेड यानी 1। कॉस 90 की वैल्यू तो आपने कहा जेड y 0, तो ये वैल्यू भी 0। 10 की वैल्यू रखो तो कुछ भी आ जाए, x अपॉन 0, तो ये हो गए इन्फाइनाइट। इस टाइप से ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा प्यारे बच्चों, कभी भी अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो इसी पे आएंगे जो टेंस टू 0 होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कभी डरने की जरूरत न पड़े, जब भी कहा जाए कि थीटा वेरी स्मॉल है तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। ये आपको लाइट के चैप्टर में भी बहुत से छोटे छोटे डेरिवेशन में मिलेंगे आपको, बड़े यूजफुल कॉन्सेप्ट हैं ये सब, तो इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं।